करेंगे डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, है ना। हम लोगों ने बैंड गैप के बारे में पढ़ा हुआ है कि बैंड गैप क्या होता है। ये होता है एनर्जी गैप प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। लेकिन आज हम लोग जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन से उसको एसोसिएट करेंगे और वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड, तो समझेंगे थोड़ा सा कि अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की तो यू वेरी वेल नो अबाउट दिस कि आपके पास देखिए ये लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास है ना, ये कंडक्शन बैंड है ना, ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये है आपके पास वैलेंस बैंड। यहाँ पे आपके पास खूब ढेर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ये आपके पास एनर्जी है ना, ये आपके पास होता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, इसको ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, एक्स की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब जो आपके पास वो दो सिलिकॉन लगे हुए थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दो सिलिकॉन ऐसे लगे हुए थे जब हम लोग फूल पत्ती बना रहे थे, ये देखिए। तो आपके पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्लियर है, उसी को आप बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है वो एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या ई वर्सेस एक्स ग्राफ यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए एनर्जी दूंगा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगा, लेट अस सपोज T = 300 केल्विन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगा तो इसका मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को, क्योंकि ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ से आपके पास इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरेशन, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आपके पास वो कहाँ पे आएगा, ये देखिए ये कंडक्शन बैंड में आएगा। और इस प्रोसेस को, ये देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जनरेशन। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल देखिए यहाँ पे किस में जनरेट हो रहे हैं, पेयर में आपके पास ये जनरेट हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पेयर में होल आपके पास जनरेट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल किस में जनरेट हो रहे हैं, पेयर में जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे बात करूँ, लेट अस सपोज कोई और इलेक्ट्रॉन भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, लेट अस सपोज यही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए ये वापस से आपके पास कहाँ पे चला जाएगा, ये देखिए ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरेशन, है ना, जनरेशन। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं और ये आपके पास इधर उधर आपके पास रैंडम मोशन अगर कर रहे हैं तो हो सकता है इनके बीच में इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए या ये किसी फोनॉन से टकरा जाए, अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फोनॉन से किसी से टकरा जाए। तो यहाँ पे इनकी जो एनर्जी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर कम हो जाएगी तो वो वापस से आपके पास कहाँ पे आएंगे, वैलेंस बैंड में आएंगे। और देखिए वैलेंस बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये किसी भी होल के साथ ये रिकॉम्बाइन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये किसी भी होल के साथ ये आपके पास क्या कर सकता है, रिकॉम्बाइन कर सकता है। तो ये देखिए इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को चलो देखेंगे यहाँ पे। चलो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये आपके पास यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके ये किसी के साथ भी रिकॉम्बाइन कर सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मतलब मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू होल इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो ये आपके पास इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये तब पॉसिबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये रिकॉम्बिनेशन तब पॉसिबल होता है क्योंकि देखिए ये रिकॉम्बिनेशन तब पॉसिबल होता है जब होल का मोमेंटम
और फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सेम हो, मतलब कि मोमेंटम यहाँ पे क्या होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए, और एनर्जी आल्सो शुड बी कंजर्व्ड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम एंड एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, तभी आपके पास वो रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मल EX डायग्राम की बात करें, तो ये जो कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम है, इससे ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, कि यहाँ से आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो मोमेंटम है वो आपके पास सेम है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप इस कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम से आप यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है सर, ये जो कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो फिर किस लिए पढ़ रहे हैं? तो ये जो कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम है, ये केवल और केवल आपको बैंड गैप के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें तो आपके पास कोई भी जो मटेरियल है वो आपके पास इंसुलेटर कब होगा, कंडक्टर कब होगा, सेमीकंडक्टर कब होगा, इन सब के बारे में ये आपके पास EX डायग्राम बताता है। लेकिन रिकॉम्बिनेशन कब सक्सेसफुल होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, इन सब के बारे में ये आपके पास नहीं आपको बता सकता है। तो इसका मतलब है जो कन्वेंशनल EX डायग्राम या बैंड एनर्जी डायग्राम होते हैं, वो केवल आपको बैंड एनर्जी डायग्राम के बारे में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं। क्लियर है? तो जो आपके पास कन्वेंशनल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम, कन्वेंशनल बैंड एनर्जी डायग्राम बैंड एनर्जी डायग्राम shows, conventional band energy diagram shows only band gap, shows only band gap, है ना। ये केवल आपको बैंड गैप एनर्जी के बारे में ये बताता है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं बताता है ना। बैंड एनर्जी गैप लिख लीजिए, बैंड एनर्जी गैप, बैंड एनर्जी गैप। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन देखना है ना, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा EK डायग्राम, है ना, EK डायग्राम। तो यहाँ पे अब हमने पढ़ना पड़ेगा EK डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एक सेमीकंडक्टर के बारे में अगर ज़्यादा जानना है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अगर आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर जानना है, तो इसका मतलब है अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, EK डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। EK डायग्राम से यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू मोर अबाउट, टू नो, यहाँ पे लिख लेंगे टू नो मोर अबाउट, टू नो मोर अबाउट इलेक्ट्रिकल and optical property and optical property of a semiconductor, we should know about we should know about EK diagram. We should know about EK diagram. We should know about EK diagram. वी शुड नो अबाउट EK डायग्राम, है ना। आपको EK डायग्राम के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब EK डायग्राम क्या होता है, तो देखिए अगर हम EK डायग्राम के बारे में बात करें तो EK डायग्राम, है ना, ये जो EK डायग्राम होता है, EK डायग्राम शोज EK डायग्राम shows relationship between
relationship between energy and wave vector। वेव वेक्टर के क्या होता है? वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, या इसी को मोमेंटम भी कह देते हैं, है ना। इसी को मोमेंटम ऑफ स्टेट्स भी कह देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे इसको एक्चुअली अगर हम ई के डायग्राम की बात करें तो इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्लॉट किया जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको ये इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी भी हो रही है ना, ये आपके पास देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी भी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास एक मोमेंटम भी आएगा, है ना। आपके पास आपने पढ़ा होगा बहुत पहले छोटी क्लासेस में P = mv, है ना। तो यहाँ पे आपके पास मोमेंटम आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन चाहिए तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होना चाहिए वो होल के मोमेंटम के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मोमेंटम शुड बी कंजर्व, यहाँ पे मोमेंटम आपका कंजर्व होना चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन होगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? मोमेंटम आएगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मोमेंटम होगा। तो इसका मतलब मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से। तो P = क्या होता है? m × v। ये तो बात हुई क्लासिकल फिजिक्स की, है ना, ये तो आपके पास हुई क्लासिकल फिजिक्स की। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें तो एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास बहुत कम होता है ना, 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर हम इसका मास कंसेप्चुअली अगर और कम करते जाएं तो ये अब आपके पास पार्टिकल नेचर की बजाय अब आपके पास ये एक वेव नेचर शो करने लगता है। तो इसका मतलब अब मैं बात करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स की, तो इसी mv को या इसी मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिक्स में h × k कहते हैं, h × k के बराबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो सर ये h क्या है? h है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट। k क्या है? k है आपके पास वेव वेक्टर, है ना, ये आपके पास है वेव वेक्टर। k की वैल्यू क्या होती है? k = होता है 2π/λ। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ, है ना, लैम्डा होती है आपके पास वेव लेंथ। तो ये आपके पास जो hk है ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स का है ना। ये मोमेंटम किसका है? क्वांटम मैकेनिक्स का है, वेव नेचर का है। ये आपके पास क्या है? क्लासिकल फिजिक्स का है ना, क्लासिकल फिजिक्स का है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों की यहाँ पे बात होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन चाहिए तो मोमेंटम एंड एनर्जी शुड बी कंजर्व। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी की बात करें तो बताइए, अगर उस मास के पास अगर वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो मास है m, अगर उसके पास वेलोसिटी है मतलब एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी, तो E = ½ mv², है ना। E = क्या होता है? ½ mv², है ना। क्लासिकल की बात हो रही है। तो यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू की बात करूँ तो V = ये देखिए यहाँ से P = mv होता है, तो V = मैं क्या लिख सकता हूँ? P/m। ये देखिए इसी को मैं लिख सकता हूँ P/m। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है कि इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा E = p², है ना। E = p²/2m, है ना। ये आपके पास p²/2m, E = p²/2m, है ना, p²/2m, E = p²/2m।
अब अगर मैं, ये तो क्लासिकल की बात हुई है ना, क्लासिकल फिजिक्स की बात हुई। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो बताइए, ये जो आपके पास यहाँ पे E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m है, तो बताइए P इज इक्वल टू एच के होता है कि नहीं, है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू के। तो इस P की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू ये हो जाएगा H के का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से आपके पास E इज इक्वल टू आ जाएगा H स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, H स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू 2m। चलिए देखेंगे, तो यहाँ से ये आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब E और K क्या है, वेव वेक्टर, है ना। K यहाँ पे क्या है, ये देखिए K की अगर हम बात करें तो K क्या है आपके पास, वेव वेक्टर, है ना। ये आपके पास वेव वेक्टर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसी टर्म को, ये देखिए इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ए इंटू के स्क्वायर। तो ये है क्या, y इज इक्वल टू 4ay, आप लोगों ने पढ़ा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब पैराबोलिक रिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पैराबोलिक। ये देखिए यहाँ पे E और K के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर है। इसका मतलब जो आपके पास अब एनर्जी लेवल जो डायग्राम होगा वो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक इन नेचर, है ना। ये कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक इन नेचर। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सेम ही तो हैं। चाहे मैं ई के डायग्राम की बात करूँ, चाहे मैं ई पी डायग्राम की बात करूँ, मतलब एनर्जी वर्सेस मोमेंटम की बात करूँ, या एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर, मैथमेटिकली हम एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर की बात करें तो दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम चीज़ें, है ना, दोनों ही बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। चलिए तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास देखिए ये एनर्जी, चलिए ये देखिए ये आपके पास क्या है, एनर्जी, और ये आपके पास देखिए वही P। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास एनर्जी और ये आपके पास देखिए K। इसका मतलब ये अगर हम ई के डायग्राम की बात करें तो ई के डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक, है ना। ये जो आपके पास ई के डायग्राम आएगा ये कैसा होगा, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक डायग्राम होगा, है ना, पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आपके पास डायग्राम किस तरीके से आ जाएगा वो जरा देखेंगे। ये लेट अस सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास एनर्जी है, ये एनर्जी ई से डिनोट करता हूँ, ये वाई एक्सिस एनर्जी ही तो होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है, के, वेव वेक्टर के, वेव वेक्टर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास, ये देखिए ये है आपके पास ई सी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लेट अस सपोज है आपके पास ई वी। चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये है आपके पास ई वी। अब जरा समझेंगे यहाँ पे, इसका मतलब जो कंडक्शन बैंड होगा वो किस नेचर का हो जाएगा वो जरा देखिए। ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से अब आपके पास एनर्जी डायग्राम हो जाएगा, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास,
और यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए पैराबोलिक इन नेचर। तो ये आपके पास देखिए ये क्या है, ये है आपके पास कंडक्शन बैंड और ये है आपके पास वैलेंस बैंड, है ना। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये देखिए इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है, देखिए इन दोनों के बीच का जो इस तरीके का जो आपके पास एनर्जी गैप है उसे आप क्या बोलते हैं, ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। तो वो जो आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड वाला जो डायग्राम दिखता है वो एक्चुअल डायग्राम ये है ना। एक्चुअल जो डायग्राम है वो आपके पास ये है। तो ये आपके पास कौन सी एक्सिस है, के, वेव वेक्टर वाली एक्सिस है। और ये आपके पास एनर्जी है ना, ये आपके पास एनर्जी वाली एक्सिस है। ये कुछ इस तरीके से आपके पास होती है ना। ये आपके पास एनर्जी वाली एक्सिस है और ये आपके पास वेव वेक्टर वाली एक्सिस है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि सर यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है दोनों के शेप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, दोनों के शेप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो वो डिफरेंस क्यों है वो जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यों यहाँ पे आया है वो जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड। चल, तो ये आपके पास देखिए ये कुछ इस तरीके का है और ये कुछ वाइडर है ना। तो ये डिफरेंस क्यों आया है कि वैलेंस बैंड कुछ इस तरीके का शेप होता है, कंडक्शन बैंड का कुछ इस तरीके का शेप होता है। तो जो आपको कन्वेंशनल जो डायग्राम दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है ना, ये EC है, ये EV है। तो यहाँ पे आपके पास ये EC क्या है, ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। EV क्या है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, है ना। सेम वही कंसेप्ट है, सारी चीजें वही है। तो ये पैराबोलिक क्यों आया वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैराबोलिक क्यों आया, है ना। तो ये आपके पास जो EK डायग्राम होता है वो पैराबोलिक क्यों होता है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट वाइज देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के शेप में डिफरेंस क्यों है। ये आपके पास देखिए ये कुछ नैरोअर इस तरीके से है और ये वाइडर शेप का है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपको मिलता है सेकंड डेरिवेटिव से, ये मिलता है आपको सेकंड डेरिवेटिव से। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, E इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये जो आपके पास कर्वेचर की बात हो रही है तो ये कौन देता है, सेकंड डेरिवेटिव, है ना। ये जो कर्वेचर है ये कौन देता है, सेकंड डेरिवेटिव। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जो जब भी कर्वेचर की बात होती है तो वो कर्वेचर आपको कौन देता है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू के। तो DE बाई DK, है ना, DE बाई DK। और अगर मैं H स्क्वायर, है ना, H स्क्वायर K अपॉन 2m, कि H तो कांस्टेंट है, K के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ये आपके पास 2K हुआ, 2 से ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास H स्क्वायर K अपॉन, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो D2E अपॉन DK स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है H स्क्वायर अपॉन M। ये जो M है ये आपको कौन, ये आपको क्या देता है, कर्वेचर, है ना। ये आपके पास क्या देता है, कर्वेचर। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये आपको क्या देगा, कर्वेचर। ये आपको कर्वेचर देगा कि इसका
कर्वेचर किस तरीके का होगा, है ना, ये कर्वेचर देगा आपको। कर्वेचर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इसका कर्वेचर इस तरीके से नैरोअर क्यों है, इसका वाइडर क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो m है ना, ये जो m है यहाँ पे आपके पास देखिए हम लोगों ने बात किया था इफेक्टिव मास की। तो आपके पास अगर स्टेट, अगर हम बात करें रेस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। लेकिन ये जो मास है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मास है, ये बताइए आपके पास, मैंने कहा था आपको कि अगर आप एक लिफ्ट के बाहर खड़े हैं तो वो आपका रेस्ट वाला मास है, लेकिन अगर आप लिफ्ट में चले जाते हैं तो उस दौरान जब आप मूव कर रहे हैं उस दौरान जो आपका मास है वो आपका क्या है, इफेक्टिव मास है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस मास को मैं लिखूंगा m स्टार, और m स्टार इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, d2e अपॉन dk स्क्वायर। तो यहाँ से ये m स्टार क्या होता है यार, इफेक्टिव मास, है ना, ये होता है आपके पास इफेक्टिव मास, है ना, इफेक्टिव मास। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है कि जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो होल्स होते हैं, दोनों का जो इफेक्टिव मास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है ना। इफेक्टिव मास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए, अगर हम यहाँ से इफेक्टिव मास की बात करें तो देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका इफेक्टिव मास एज कंपेयर टू होल्स क्या होता है, कम। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये क्वांटिटी अगर कम है तो बताइए आपके पास जो कर्वेचर कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास देखिए जो होल्स होंगे, होल्स के केस में आपके पास देखिए m की वैल्यू, m स्टार की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, तो उस केस में आपके पास कुछ इस तरीके से वाइडर आपके पास कर्वेचर यहाँ पे आ जाता है। तो जो कर्वेचर है वो आपको कुछ यहाँ से मिलता है या सेकंड डेरिवेटिव से आपको मिलता है। तो जो आपको यहाँ पे इस तरीके का कर्वेचर दिख रहा है वो सेकंड डेरिवेटिव की वजह से आपको मिलता है। क्लियर है, ये तो बात हुई ई के डायग्राम की, है ना, ई के डायग्राम की बात हुई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपके पास यहाँ पे केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मतलब मुझे सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन चाहिए, तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का मोमेंटम क्या हो, सेम हो। और दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये हो सकता है कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कुछ अलग हो और होल्स का मोमेंटम कुछ अलग हो। इसके अलावा क्या कोई तीसरा केस बन सकता है? नहीं, या तो सेम होगा या तो दोनों का अलग अलग होगा। तो चलिए वही हम यहाँ पे उन दोनों केसेस की बात करेंगे कि आपके पास वन बाय वन देखेंगे कि आपके पास दोनों केसेस किस तरीके से होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसका मतलब है कि जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होना चाहिए और जो होल्स का मोमेंटम होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। चले, तो यहाँ पे एक तो केस ये हो सकता है आपके पास कि दोनों का मोमेंटम बिल्कुल क्या हो, सेम हो, है ना। ये देखिए, लेट अस सपोज ये आपके पास कुछ इस तरीके से है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेट अस सपोज आपके पास क्या है, EC, ये E है और ये है आपके पास K। क्लियर। चलिए, एक केस तो ये हो सकता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आपके पास खूब ढेर सारे आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे खूब ढेर सारे आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आपके पास खूब ढेर सारे आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास होल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ से आपके पास आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, यहाँ से देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इस इलेक्ट्रॉन का ये K क्या है, मोमेंटम ही तो है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो दोनों का ही मोमेंटम, ये देखिए दोनों का ही मोमेंटम और एनर्जी बिल्कुल क्या है, सेम है। ये देखिए, ये देखिए का ही जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, K है।
और दोनों का ही मोमेंटम k इक्वल टू 0 मान लीजिए। ये देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों का ही मोमेंटम क्या है, सेम है। k क्या है, वेव वेक्टर, या ये क्या है, मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए दोनों का ही मोमेंटम, चाहे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करूँ चाहे मैं होल्स की बात करूँ, तो बताइए दोनों का ही जो मोमेंटम है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। एनर्जी की मैं बात करूं तो एनर्जी भी आपके पास क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर दोनों का मोमेंटम अगर सेम है, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और यहाँ वैलेंस बैंड में होल्स का मोमेंटम दोनों का सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉम्बाइन कर जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे आके क्या कर लेगा, रिकॉम्बाइन कर लेगा। और अगर रिकॉम्बाइन करेगा, ये देखिए डायरेक्टली यहाँ से आएगा और तुरंत का तुरंत यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ एनर्जी को, ये देखिए अपने मोमेंटम को वो लूज़ करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी कुछ एनर्जी को यहाँ से वो लूज़ करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो जो एनर्जी होगी वो आपके पास किस फॉर्म में रेडिएट होगी, ये देखिए वो आपके पास, देखिए वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपके पास वो क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। तो ये देखिए वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो गई, जिसे मैं एच न्यू कहता हूँ। ये देखिए जिसे मैं एच न्यू कहता हूँ, है ना, एच न्यू। ये आपके पास क्या है, रेडिएटेड एनर्जी है ना, ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएटिव इन नेचर, रेडिएटिव इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डायरेक्ट, आपके पास यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसलिए इस तरीके के बैंड गैप को, ये देखिए इस तरीके के बैंड गैप को हम लोग कौन सा बैंड गैप कहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप। ये देखिए इस तरीके के बैंड गैप को हम कैसा बैंड गैप बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप, है ना, इसे बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। तो ये होता है आपके पास डायरेक्ट बैंड गैप, है ना। तो ये आपके पास डायरेक्ट बैंड गैप है। तो ये जो डायरेक्ट बैंड गैप है ये आपके पास किस तरीके से, इसका मतलब ये देखिए ये जो आपके पास है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, Eg, है ना, ये क्या है, बैंड एनर्जी गैप Eg। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जितना लेके यहाँ पे आपके पास जनरेट हुआ था, उतना ही जब आपके पास ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ये उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास रेडिएटिव इन नेचर आएगा। तो यहाँ पे ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है ना। अगर हम बैंड गैप की बात करें या डायरेक्ट बैंड गैप की बात करें तो ये मटेरियल स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन का बैंड गैप अलग होता है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लिखें तो Eg इज इक्वल टू एच न्यू होगा, है ना, Eg इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, ये आपके पास Eg इज इक्वल टू एच न्यू होगा। या इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो Eg इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। और लैम्डा क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, आपके पास लाइट की वेवलेंथ होती है ना। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो एच सी अपॉन क्या होगा, Eg। और ये जो Eg होगा, है ना, ये जो आपके पास Eg है, ये जो आपको Eg दिखाई दे रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब अलग अलग मटेरियल का Eg क्या होगा, अलग अलग होगा। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, Eg। और Eg किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल। इसका मतलब यहाँ पे मटेरियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं, अभी उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होंगे, ये देखिए जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है, ये देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है यार, देखिए गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, या आपके पास इंडियम फॉस्फाइड, या आपके पास गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, है ना, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इस तरीके के जो मटेरियल हैं, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, वो आपके पास कैसा बैंड गैप शो करते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप शो करते हैं। क्यों यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
मोमेंटम ऑफ होल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में, ये देखिए, इस केस में फॉर सक्सेसफुल, देखिए, फॉर सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन, फॉर सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन for successful recombination momentum and energy should be conserved, यहाँ पे आपके पास क्या है, कंजर्व्ड है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, कंजर्व्ड है। तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट बैंड गैप है। जब आप एलईडी पढ़ेंगे, है ना, जब आप एलईडी पढ़ेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास यही जो आप डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल हैं या सेमीकंडक्टर है, वही आपके पास एलईडी बनाने के लिए या एलईडी के फैब्रिकेशन में यूज़ में आते हैं। क्लियर है? तो एलईडी के फैब्रिकेशन में आपके पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपके पास यूज़फुल होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हुई बात पहले कंडीशन की, है ना। पहला कंडीशन क्या था यार, है ना, यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आपके पास दोनों का मोमेंटम क्या हो, सेम हो, है ना, दोनों का मोमेंटम क्या हो, सेम हो। ये देखिए आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा, और इसीलिए इसे कैसा बैंड गैप बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल, है ना, डिपेंड ऑन मटेरियल। ये आपके पास मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लीजिए गैलियम आर्सेनाइड लेंगे, है ना, अगर गैलियम, यहाँ पे आपके पास लाइट कैसी निकलेगी, अगर मैं डायरेक्ट बैंड गैप की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों का, अगर आपको लिखना हो डिफरेंस, तो यहाँ पे दोनों का आपके पास देखिए मोमेंटम आपके पास क्या होता है, सेम। मतलब मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड या शुड बी कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम दोनों का सेम होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ में लिया जाता है, मतलब गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, गैलियम इंडियम, है ना, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरीके की जो भी हैं आपके पास, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपके पास ये सारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वो कैसा बैंड गैप शो करते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी इमिट होती है ना, यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी इमिट होती है या वो किस नेचर में होती है, रेडिएटिव नेचर, मतलब ये लाइट एनर्जी को इमिट करता है ना, ये आपके पास लाइट एनर्जी को इमिट करता है। तो यार एक बात और, यहाँ पे देखिए आपके पास ये डायरेक्टली आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो से रिकॉम्बाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तुरंत का तुरंत, यहाँ पे तुरंत का तुरंत ये रिकॉम्बाइन हो जा रहा है। इसका मतलब जो टाइम है ना, जो मीन लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं कि ये कब तक आपके पास जिंदा रहा, है ना, ये यहाँ पे जैसे रिकॉम्बाइन होता है ये आपके पास ख़त्म हो जाता है। तो जो मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर है वो भी आपके पास यहाँ पे बहुत कम होता है। और अगर बहुत कम होता है तो ये डिवाइस बहुत फास्ट होती है ना, ये डिवाइस आपके पास क्या होती है, फास्ट होती है। इसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, फास्ट होती है ये डिवाइस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पास क्या है, वेव वेक्टर। ये आपके पास वेव वेक्टर और ये है आपके पास एनर्जी E। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे आपके पास खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से आपके पास होल्स अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं दोनों के मोमेंटम की बात करूं कि क्या है, वेव, ये आपके पास वेव वेक्टर या यही आपके पास क्या है, मोमेंटम, है ना, यही आपके पास मोमेंटम एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो वैलेंस, ये आपके पास जो होल्स हैं इनका मोमेंटम और जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों का क्या है, डिफरेंस अलग अलग है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें, ये देखिए अगर हम इसके मोमेंटम की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका मोमेंटम है, ये देखिए ये इसका मोमेंटम है। यहाँ पे इसके मोमेंटम की बात करें तो ये इसका मोमेंटम है, ये इसका मोमेंटम है।
तो इसका मतलब यहाँ पे लेटर सपोज ये K है ना, लेटर सपोज ये क्या है K, और ये क्या है K डैश। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो K डैश है, और जो अगर हम बात करें जो होल्स का मोमेंटम है वो K है, मतलब दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इस केस में क्या होगा, क्या रिकॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल है? नहीं। सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का मोमेंटम क्या चाहिए, सेम चाहिए। मतलब मोमेंटम आपका क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो ज़्यादा है, और जो होल्स का मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, कम है। और अगर ऐसा है तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि अगर दोनों का, देखिए सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेशन के लिए दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी तरीके से इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है अगर इसको कम कर पाया, अगर मैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को कम करूं तो आपके पास इसका, अब देखिए होल का मोमेंटम तो पहले से ही कम है, अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम अगर कम कर दूंगा तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम। और अगर दोनों का मोमेंटम अगर सेम हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा वहाँ पे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे, है ना, ये इस जगह पे पहुँचे, और यहाँ से ये कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे होल पे आके रिकॉम्बाइन कर जाए। ये कब हो पाएगा, ये आपके पास मान लीजिए आपका एक लैटिस है, एक सिलिकॉन की लैटिस है, और वहाँ पे आपके पास कुछ फोनॉन्स भी होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन फोनॉन्स के साथ टकराते हैं, है ना, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन उन फोनॉन्स के साथ टकराते हैं तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। और अगर इसकी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब जैसे ही दोनों का मोमेंटम सेम होगा ये तुरंत का तुरंत आपके पास यहाँ पे आएगा और ये रिकॉम्बाइन कर जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस जो मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट बताया है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। फिर क्या करें? दूसरा ये हो सकता है यहाँ पे कि अब हम देखिए यहाँ पे EK डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी क्रिस्टल आपके पास इतना परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ पे इम्प्योरिटी या कुछ इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ट्रैपिंग है ना, यहाँ पे एक आपके पास ट्रैप स्टेट होता है ना, एक ट्रैप्ड स्टेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा और बीच में यहाँ कहीं एक ट्रैप्ड स्टेट होता है। ये देखिए ये ट्रैप्ड स्टेट होता है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रैप्ड स्टेट, है ना। ये ट्रैप्ड स्टेट होता है, मतलब यहाँ पे आपके पास वैकेंसी होती है। इस ट्रैप्ड स्टेट में क्या होती है, वैकेंसी होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू इम्प्योरिटी। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इम्प्योरिटी और डिफेक्ट इन लैटिस, और डिफेक्ट इन लैटिस, है ना, डिफेक्ट इन लैटिस, ये आपके पास लैटिस की वजह से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रैप्ड स्टेट आ जाता है, और इस ट्रैप्ड स्टेट में ये देखिए ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, ये वाला जो आपके पास स्टेट है ये आपके पास क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। ये आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला स्टेट है ना। ये जो आपके पास स्टेट आपको दिखाई दे रहा है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला स्टेट है, ये EG वाला स्टेट है। तो यहाँ पे सर EG, है ना, अगर हम बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप की तो यहाँ पे कोई भी अलाउबल एनर्जी लेवल तो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये कौन सा डायग्राम है, ये आपके पास देखिए ये आपके पास EK डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्यू टू, है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यू टू इम्प्योरिटी और डिफेक्ट इन लैटिस, इसकी वजह से यहाँ पे इंटरमीडिएट एक स्टेट आ जाता है। उस इंटरमीडिएट स्टेज को ही आप क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या वैकेंसी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ पे पहुँचता है,